आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में समस्त कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और मंत्रिमंडल उसके नेतृत्व में के या उसके अधीन कार्य करता है। ब्रिटेन में जैसे अन्य राजनीतिक संस्थाएं विकास का परिणाम है, धीरे धीरे करके उसके कार्य करने के मानदंड निर्धारित हुए हैं, इसी तरह से मंत्रिमंडल जो संस्था है वो भी धीरे धीरे करके विकास का परिणाम है। सर्वप्रथम सम्राट को उसके एक कार्यों में परामर्श देने के लिए एक प्रीवी काउंसिल नाम की संस्था हुआ करती थी। वो राजा को उसके कार्यों में सलाह परामर्श किया करती थी। धीरे धीरे करके ये प्रीवी काउंसिल जो है वो ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल या कैबिनेट के रूप में विकसित हुई है। प्रीवी काउंसिल जो संस्था है वो प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में मंत्रणा देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था थी। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था थी। जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत बढ़ गया तब उसकी 2 शाखाएं हो गई और प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा प्रीवी काउंसिल कहलाई। यानी राजा को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था थी। क्यूरिया रेजिस की 2 शाखाएं थी क्योंकि उसका जब आकार बहुत अधिक बढ़ गया, उसमें बहुत तरह के जो सदस्य हैं हुआ करते थे। तो जब बहुत अधिक सदस्य किसी भी संस्था के होते हैं तो परामर्श संबंधी कार्यों में सहमति बिठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उस क्यूरिया रेजिस की एक प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा पैदा हुई जिसको कि प्रीवी काउंसिल के नाम से जाने लगा। प्रीवी काउंसिल का जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो राजा को उसके कार्यों में परामर्श देना और इसके अलावा समस्त प्रशासनिक कार्य जो भी देश के संचालन से संबंधित होते हैं वो सारे कार्य उसके द्वारा किया जाता था। प्रीवी काउंसिल ही ब्रिटेन के अंदर कैबिनेट के रूप में बनने वाली संस्था थी। प्रीवी काउंसिल का भी जब आकार बहुत बड़ा हो गया और वो भी परामर्शदात्री समिति के योग्य नहीं रह गई तो सम्राट ने अपने कुछ प्रमुख और निजी काउंसिलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। यानी एक बड़ी संस्था में से कुछ लोगों की एक संस्था जो है वो राजा को उसके कार्यों में परामर्श देने लगी। इस समिति के जो सदस्य थे वो सबसे पहले प्रीवी काउंसिल क्यूरिया रेजिस से निकली प्रीवी काउंसिल से निकला कबाल से आशय क्या है कि राजा को उसके कार्यों में जो लोग परामर्श दिया करते थे उनमें 5 सदस्य थे। उनके नाम के प्रथम अक्षर थे CABAL, जो कि शब्द बना कबाल। और ये कबाल ही धीरे धीरे करके जब ये कबाल के सदस्य राजा को सामूहिक रूप से परामर्श देने लगे तो ये कबाल शब्द किसके अंदर परिवर्तित हो गया? कैबिनेट के अंदर। और यहीं से ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल जो है वो स्थापित हो गया। अब जिन भी देशों के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी। तो पहली चीज़ मैंने आप लोग को बताया कि कैबिनेट नाम की संस्था वहाँ पर कैसे उत्पन्न हुई। दूसरी चीज़ आती है कि वहाँ पे ये मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व या संसद के प्रति उत्तरदायित्व की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। तो वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, चार्ल्स प्रथम। उन्होंने एक मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने सम्राट को किसी कार्य में गलत परामर्श दिया था। तो ऐसी स्थिति में संसद ने उस मंत्री के विरुद्ध महाभियोग चलाया। महाभियोग होता है किसी को भी उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग, यानी कोई गलत कार्य या कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग उसके द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। तो यहीं से एक परंपरा विकसित हुई कि मंत्रिमंडल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब ये तो मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया हुई। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन में फिर प्रधानमंत्री के पद का विकास कैसे हुआ। तो इसमें भी ब्रिटेन में ये जो प्रधानमंत्री है जो कि वर्तमान समय में वहाँ का प्रमुख शासक माना जाता है और समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण एक तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में है। तो प्रधानमंत्री का पद भी जो है वो ब्रिटेन के अंदर विकास का ही परिणाम है।
वहाँ के ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, जिनको कि अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं था या अंग्रेजी रीति रिवाजों का उनको बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। तो पहले तो कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता जो है वो सम्राट ही किया करता था। धीरे धीरे करके जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, चूँकि उनको अंग्रेजी संस्कृति का बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में उपस्थित होना प्रारंभ कर दिया, कैबिनेट की बैठकों में अनुपस्थित होना प्रारंभ कर दिया। अब ऐसी स्थिति के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्यों में सहमति बिठाने के लिए आवश्यक था कि वो एक अपने में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करें। तो जब मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जिस व्यक्ति के द्वारा की जाने लगी, वो ही ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में विकसित हुआ। यानी पहली बार ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का पद का विकास है वो किस कारण से हुआ, क्योंकि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से उपस्थित रहने लगा। और ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता के लिए जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया, वही ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री पद के रूप में विकसित हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर सर रॉबर्ट वॉलपोल माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस नाम को, सर रॉबर्ट वॉलपोल। जनरली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परंपरागत रूप से विकसित हुई संस्था ने ब्रिटेन के अंदर इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को ब्रिटेन की राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल ही समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण है। सब तरह के कार्य जो हैं वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। आप लोगों ने दो शब्द सुन रखे होंगे, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे। दो शब्द हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को कहते हैं कैबिनेट और मंत्रिपरिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दोनों में अंतर क्या है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है, यानी कैबिनेट जो होती है वो एक बड़ी संस्था होती है, और मंत्रिमंडल जो होती है वो उसकी अपेक्षा छोटी संस्था होती है। मंत्रिमंडल में जो उच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं वो सारे इसमें सम्मिलित होते हैं, और मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था होती है क्योंकि शासन के नीति निर्धारण का समस्त कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होती है, यानी मंत्रिपरिषद बड़ी संस्था होती है, मंत्रिमंडल छोटी संस्था होती है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होती है, और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो उनको महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं, और उनके द्वारा मंत्रिमंडल में जो लोग आते हैं वो कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति होते हैं। अगला आता है मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताएं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली की कोई निर्धारित नियम उनके नहीं थे। धीरे धीरे करके मंत्रिमंडल प्रणाली कैसे वहाँ पे स्थापित हुई, कुछ वर्षों का या कुछ दशकों या शतकों का परिणाम है कि अचानक से वहाँ पे मंत्रिमंडल की प्रणाली स्थापित नहीं हुई थी। मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताओं में सबसे पहले आती है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है। यानी अभी मैंने आप लोग को कारण बताया कि राजा ने जब मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया तो वहाँ पे ये परंपरा ही बन गई कि मंत्रिमंडल की बैठकों में अब जब एक सम्राट के द्वारा उसकी बैठकों की अध्यक्षता बंद की गई तो धीरे धीरे करके वहाँ पे ये परंपरा बन गई कि सम्राट जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता है। राजा जो है या सम्राट जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरी विशेषता आती है मंत्रिमंडल की टोली की भावना। टोली से आशय क्या है, सामूहिक भावना। यानी कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं या मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो एकजुट होकर कार्य करते हैं। अगर कॉमन सभा में, मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, उच्च सदन को लॉर्ड सभा कहते हैं और निम्न सदन को कॉमन सभा कहते हैं। अगर कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सारी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना होता है। यानी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो या फिर पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध, ये माना जाता है कि सरकार के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव, और ऐसी स्थिति के अंदर पूरी सरकार को अपना पद त्यागना पड़ता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की इस विशेषता को ही टोली की भावना जाना जाता है, यानी सभी लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। अगली विशेषता आती है गोपनीयता। गोपनीयता से आशय है कि जो भी निर्णय मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए जाते हैं उनको सार्वजनिक करने का जो अधिकार है, क्योंकि देश हित में हर निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्यों को बैठकों की में लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं होता है। जो बात उनको ये देश के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है
वो उतनी ही बात बता सकते हैं जितने की उनको इस चीज़ की अनुमति मिली होती है। अन्यथा मंत्रिमंडल की बैठकों में वो अपने विचार रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगली विशेषता आती है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। यद्यपि सभी मंत्री जो हैं वो समान हैं, लेकिन सब मंत्री इस बात का सम्मान अवश्य करते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्णयों के अनुसार या प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार वो कार्य करें। अगली विशेषता है राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता से आशय है कि ब्रिटेन में जिस भी राजनीतिक दल को संसद में बहुमत मिलता है, उस दल को ही अपनी सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है, सामान्यतः वो एक ही राजनीतिक दल के होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में सरकारें जो चलती हैं वो दलगत राजनीति के आधार पर होती हैं, और जो भी दल जीतता है उसके एक ही राजनीतिक विचारधारा होती है, उनके एक से उद्देश्य होते हैं और सब समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से वो विचार करते हैं। इस कारण से वहाँ पे ये राजनीतिक सजातीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। अगला आता है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता। ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था होती है उन देशों का ये नियम है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री क्या है, वहाँ की कार्यपालिका है, और उनका चयन किस में से किया जाता है, संसद में से किया जाता है, और संसद क्या है, वहाँ की व्यवस्थापिका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक मंत्रिमंडल का या कार्यपालिका का आवश्यक बहुमत व्यवस्थापिका में रहता है, तब तक वो अपने पद पे रहते हैं, अन्यथा उनको अपना पद त्यागना पड़ता है। अगला आता है मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित करा सकता है। लोक सदन यानी कॉमन सभा को विघटित करा सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सकें या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, तो वह लोक सदन को भंग करा के पुनः निर्वाचन करा सकता है। यानी कि अगर मंत्रिमंडल के सदस्यों को ये लगता है कि उनका आवश्यक बहुमत सदन में नहीं है या संसद उनके द्वारा किए गए किसी विधेयक को पारित नहीं कर सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो राजा को ये परामर्श देते हैं कि सदन को विघटित किया जाए और नवीन चुनाव देश के अंदर किए जाएं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। उत्तरदायित्व के सिद्धांत से आशय है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए 3 रूप में उत्तरदायी होता है। पहला है उसका वैधानिक उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व से पहली चीज़ तो हम क्या समझे कि अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए हम किसी से जुड़े हुए हैं या बंधे हुए हैं, कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी या उसकी अनुमति या उसका आवश्यक समर्थन हमें प्राप्त करना आवश्यक है। तो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व में पहला आता है वैधानिक उत्तरदायित्व। इसका आशय है राजा के प्रति उत्तरदायित्व। यद्यपि इंग्लैंड का राजा संवैधानिक प्रधान है, यानी सिर्फ नाम मात्र का वो शासक है, और मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है, किंतु यह एक सैद्धांतिक चीज़ है, ये एक औपचारिकता मात्र है। सिद्धांत में आज भी मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी है, किंतु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन व्यवहारिक रूप में राजा को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना ही पड़ता है। अगला आता है अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से आशय है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं।
यानी ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें आप आपस में उनमें वाद विवाद हो या किसी भी तरह के नेतृत्व को लेकर उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए। समस्त मंत्रिमंडल एकजुट होकर कार्य करता है। और अगला आता है संसद के प्रति उत्तरदायित्व। यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो संपूर्ण कार्यकाल है, मंत्रिमंडल का जीवन या मरण जो है वो पूरी तरह से संसद के ऊपर ही निर्भर करता है। यह उनका राजनीतिक उत्तरदायित्व है कि यदि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा का विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। कोई भी मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही शासन की बागडोर संभाल सकती है जब तक कि उसका संसद का विश्वास प्राप्त हो। ब्रिटेन में 1911 से पहले संसद के दोनों सदन, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, दोनों के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटेन में कॉमन सभा बहुत शक्तिशाली हो गई और लॉर्ड सभा कमज़ोर होती चली गई। उसके पीछे 1911 का संसदीय अधिनियम और 1949 का संसदीय अधिनियम जो है वो उत्तरदायी है कि ब्रिटेन में इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से संसद के कार्यों में कॉमन सभा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और अगर आज हम ये पढ़ते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका आशय यह है कि वो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि धीरे धीरे करके लॉर्ड सभा की शक्तियाँ तो वहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर होती चली गई और वहाँ पर कॉमन सभा जो है वो धीरे धीरे करके मजबूत होती चली गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इन वीडियोस को ध्यान से सुनते होंगे, मेरे द्वारा भेजे गए नोट्स से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। हर चीज़ को समय पर ही तैयार कीजिएगा। अब अगले मैं अपने PDF में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजूँगी जिनके के आंसर आप लोग देखिएगा और अपने उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा।